चलो तो आज नेक्स्ट फाइलम हम लोग स्टार्ट करेंगे। बताओ कौन सा है? एम्फीबिया। व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स? एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बोले तो क्या होगा? सबसे ऊपर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाँ, बोलो बोलो, बोल रहे हो, सही बोल। लिविंग इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। प्लांट किंगडम में कौन है इसके इक्विवेलेंट? कौन सा डिवीजन है? ब्रायोफाइटा है प्लांट एम्फीबियंस। तो एम्फी का मतलब ही होता है डुअल लाइफ, बेटा, है ना? डुअल लाइफ। ये सारे अब इसमें आपको वैरायटी दिखेंगे। और हम लोग कहाँ पे हैं? आप टेट्रापोडा में। तो टेट्रापोडा को कोई हम बहुत इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, जस्ट हम लोग क्लास में डायरेक्ट देखेंगे। टेट्रापोडा। ओके। टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स पैर, लेग। ठीक है, लिम्स। ठीक। कैसे कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कैसे कहाँ कैसे डेवलप्ड है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। बट जनरल थिंग इज, और क्या है जनरल? दे हैव क्रेनियम बॉक्स। कॉर्डेटा से अगर हम बात करें तो कॉर्डेटा के फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा प्लस क्रेनियम बॉक्स प्लस वर्टिब्रेट वर्टिब्रल कॉलम प्लस, बता दो बेटा एक पॉइंट फटाफट, क्या होगा? वो तो आ गया, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस क्रेनियम प्लस वर्टिब्रल। हाँ, जिस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो जॉड है ये, सभी के पास जॉ होगा, और फिर टेट्रापोड। दिस इज द बेसिस। दोबारा बोलो, सबको समझ में आया हमने यहाँ क्या बात की? जब हम लोग कॉर्डेटा के अंदर डिवीजन क्लासिफाई करने गए थे, तो कॉर्डेटा के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने कॉमन रख दिया था। वो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स उनके लाइफ स्पैन में कहीं पे भी हो, लेकिन होने चाहिए। दैट इज द कॉमन। ओके। फिर जो क्लासिफाई किया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा क्रेनियम। तो क्या चीज है? फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा प्लस क्रेनियम प्लस वर्टिब्रल कॉलम प्लस जॉ प्लस टेट्रापोडा। ओके, ठीक है बच्चा। अभी एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल उसकी अडोप्टेशन अलग अलग आएंगी, आपको थोड़ा सा फोकस रखना है यहाँ पे, है ना? क्लियर है? तो जो हम रेंज की बात करें तो वैसे ही एम्फीबिया में जो रेंज है वो 90% तो अलग अकेले फ्रॉग ने ले रखा है। ठीक है, 90% ऑफ द स्पीसीज बिलोंग्स टू एम्फीबियंस आर फ्रॉग। दैट्स वाई हम उनको रिप्रेजेंटेटिव भी मानते हैं। इवोल्यूशन की बात करें, थोड़ा सा समझो यहाँ पे, जो मैंने तुम्हें बताया था कि इट इज लाइक कि, बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो हेल्प कर रहा होगा उसको इवॉल्व होने वाले में? फिश। फिश से रिलेटेड बता। और फिश में एडवांस वाली क्या होगी? बोनी फिशेज होंगी, ये ध्यान रखना। शार्क मछली बड़ी होती है, ताकतवर होती है, वो मत ध्यान में रखना। बोनी फिशेज आर एडवांस फिश। ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो उनको टेरेस्ट्रियल जाने और आने में हेल्प करी? अपेंडिक्स तो अभी मॉडिफाई होगी, फिन तो कन्वर्ट होंगे लोब में, लोब के बाद वो पैर में आ जाएंगे। लेकिन वो जो स्टार्ट हुआ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें इवोल्यूशन दिखाऊं तो इट इज 395 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 340, 350। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ लाखों साल लग गए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं 2-4 दिन में नहीं हुआ है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर था जो यहाँ पे इवोल्यूशन में उनको हेल्प कर रहा हो? एयर बैग। ठीक है, स्विम ब्लैडर, एयर बैग जिसके अंदर एयर प्रेजेंट थी। ओके, उसमें जो एयर है वो अभी लंग्स नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए टेरेस्ट्रियल आने में हेल्प करेगा। फिर उसकी वजह से वो आ रहे हैं, जब वो एयर खत्म होने को होगी तो एटमॉस्फेरिक एयर नहीं ले सकते हैं, तो वो बैक टू वाटर चले जाए। ओके बच्चा, तो ये वाले आपको जो दिख रहा है, ये सारा ग्रोथ दिखता हुआ दिख रहा है, या आप इसको देखो तो ये कैसा शो कर रहा है? इट इज लाइक कि आधा पानी, आधा आधा टेरेस्ट्रियल, आधा पानी, वाटर बॉडी। ठीक है, लेकिन वो रहेगा भी, मेन उसको रिक्वायरमेंट वाटर की है, इसलिए हम लोग ब्रायोफाइटा में बोल रहे थे रिप्रोडक्शन के लिए उसको वाटर नीड है। ओके, यहाँ पे भी हम ऐसे ही बोलेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड है। तो एम्फीबियन नियर बाई वाटर बॉडी आपको प्रेजेंट। तो जैसे एयर चैम्बर का एयर खत्म होगा वो वाटर में जाएंगे,
और इस आने जाने के केस में उनके फिन डेवलप हो रहे हैं और वो लोब बन रहे हैं। फिन लोब बनते हैं एंड लोब से फिर पैर बनते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, तो दो चीजें हैं। और उसके बाद स्किन का डेवलपमेंट होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा एंड लंग्स का डेवलपमेंट पैरेलली चल रहा होगा। तो ये जो लाखों साल के टाइम गया, इसमें क्या हो गया, इनका कन्वर्जन हो गया फिशेस से एम्फीबियन में। ठीक है, तो एक होते हैं एंशियंट एम्फीबियन, एक होते हैं मॉडर्न एम्फीबियन। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एम्फीबियन या मॉडर्न एम्फीबियन। तो आपका जो फ्रॉग बिलोंग करता है वो है मॉडर्न एम्फीबियन। स्लेमेंडर गिरगिट जैसा दिखता है बट इट इज नॉट गिरगिट, मतलब रेप्टाइल नहीं है, वो एम्फीबिया में आता है। ठीक है, अभी हम लोग उस पर बात करते हैं। मेन चीज ये है, amphibians first appeared about 370 million years ago. They probably evolved from lobe fin fish, ठीक है, जिनकी फिन के अंदर थोड़ा सा टिश्यू और स्केलेटन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, देखो, फिन फिन लोब एंड देन पोडा। सीक्वेंस समझ रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है? और ये एक्सटिंक्ट हो गए, तो है क्या, ये है। समझ में आया? दैट केम ऑन टू लैंड टू क्रॉल फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड। ठीक है, एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी, नियर वाटर बॉडी। पहले जब एवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम वाटर बॉडीज ही तो थे ज्यादातर अर्थ। ओके, ये प्लांट का बनना, ये फॉरेस्ट का बनना, ये सब पढ़ोगे तुम लोग इकोलॉजी में, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, इवोल्यूशन में कैसे कैसे एनिमल और प्लांट्स है। तो इनिशियली हम बात करें तो वाटर बॉडीज ज्यादा थी, तो वाटर बॉडी से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए, या नियर बाय वो जहां तक बढ़ा है उसके पास में जहां वाटर हो। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन डेवलप है, स्मेल वो कर सकता है, सेंस वो कर सकता है, तो उसको डायरेक्शन पता चलेगा कि किधर जाना है। ये सब तो हम फिशेस में ही देख रहे थे, वेल डेवलप्ड आ चुके हैं। ठीक है बच्चा, एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे रहेगी स्कोरिंग वाली, दैट इज मेटामॉर्फोसिस टैडपोल लार्वा का। तो अब फ्रॉग में ही जो 90% स्पीसीज फ्रॉग की बिलोंग कर रही है, उसमें आप देखोगे कि उसका टैडपोल जो है वो एक्वेटिक है, वो अमोनोटेलिक टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम शो करेगा, और एडल्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक बोथ है, मतलब टेरेस्ट्रियल यू कैन से, ओके, नियर बाय वाटर बॉडी। और वो क्या शो करेगा, एडॉप्टेशन शो करेगा, वो यूरियोटैलिक यूरिकोटैलिक अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम को शो कर सकते, मेनली यूरियोटैलिक रहेगा। ओके बच्चा, स्किन में चेंजेस दिख रही है, मॉडिफिकेशन दिख रहा है, एडल्ट से लार्वा से एडल्ट बनने का बहुत ही बेहतर एग्जांपल है फ्रॉग। ओके, इसमें अब ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करता है, और इस मेटामॉर्फोसिस में जो आप ये लिम्स का फॉर्मेशन देख रहे हो, इस लिम्ब के फॉर्मेशन में जो न्यूट्रिशन, जो मेटाबॉलिज्म यूज हो रही है, वो टेल वाले पार्ट से यूज होती है। दैट्स व्हाई टेल वाला खत्म होता जाता है, टेल का हिस्सा खत्म हो गया, और पोस्ट एनर टेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगी, एंड देन लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक और चीज अच्छी दिख रही होगी, थोड़ा सा प्रिंटेड स्किन आ रही है, ठीक है, आंखें दिख रही है प्रॉपर, और अब पैर को देखोगे, लिम्ब तो पहली बार है, तो फर्स्ट लिम्ब है, पहली बार पैर मिला है इनको। ओके बच्चा, तो उसमें आप देख रहे हो कि पीछे के पैर और आगे के पैर इक्वल नहीं। नॉर्मली आप क्या देखते हो, कुत्ते, बिल्ली, शेर, भालू, बकरी, कुछ भी देखो तो उनके आगे के पीछे के पैर आपको इक्वल दिखे, लेकिन ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप क्या है, ये जंप कर, ये चलते नहीं है, ये जंप कर। ओके, अगर आप ऐसे से चलता देख रहे हो, दैट इज नॉट की एक्सेप्शन, मैम ने बोला मेढक चलते ही नहीं। ठीक है, मैम ये भी बोल रही है 90% स्पीसीज के जनरल फीचर्स की अपन बात करें। ठीक है, तो वो क्या फेस करते, प्रेफर करते हैं, जंप। एंड इवन इनकी क्लासिफिकेशन इनकी जंपिंग कैपेबिलिटी पे बेस्ड है, इनके लिम्ब पे बेस्ड है। इज इट क्लियर? चलो, तो द नंबर ऑफ नॉन एम्फीबियन स्पीसीज इज अप्रोक्सीमेटली 7,000 स्पीसीज, in which 90% are frog. Okay, amphibian का फुल फॉर्म डुअल लाइफ हैबिटेट। ठीक है, बिया मतलब बायो, एम्फी मीन्स टू, जैसे अपन बायो बोलते हैं ना लाइफ, वैसे डुअल लाइफ को शो करने वाले एनिमल्स है ये।
एम्फी डुअल लाइफ हैबिटेट को शो करेंगे। दोनों लाइफ हैबिटेट इसकी क्या है, वाटर और टेरेस्ट्रियल या लैंड, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल। कार्बोनिफेरस, अब ये मैं एक तो मैं पॉइंट देती जा रही हूँ हर क्लास में, मतलब क्लासिफिकेशन वाली क्लास में, ये वाली क्लास में, ठीक है, बायो की क्लास वाली बात नहीं कर रहा। तो हर क्लास में जो मैंने इवोल्यूशन का पॉइंट दिया है उसको आप एकदम अलग ही रखोगे, तो आपका इवोल्यूशन का भी क्वेश्चन है और यहाँ का भी क्वेश्चन है। तो कार्बोनिफेरस पीरियड इज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। देखो, एम्फीबिया आए तो रेप्टाइल नहीं थे, इतना समझो। इवोल्यूशन हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, स्टोरी टाइप इवोल्यूशन पढ़ाएंगे हम, उसमें आपको सब समझ में आएगा, कनेक्टिंग एरा वगैरह सब समझ में आएगा। बट अभी ये समझो कि रेप्टाइल नहीं थे। अब तुमने देखा है हंटिंग कौन करता है, मेढक की हंटिंग कौन करता है, सांप। सांप क्या है, रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल्स। अभी अगले क्लास में हम सांप तक पहुंच जाएंगे। तो अभी इनका क्या है, गोल्डन एरा चल, इनको हंट करने वाले मैक्सिमम एनिमल्स आए ही नहीं है धरती में। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, डोमिनेटिंग है उस टाइम। अभी डोमिनेटिंग है क्या, नहीं। तो गोल्डन एरा ध्यान रखना है ना। क्लास एम्फीबिया इंक्लूड्स एनिमल विच कैन लिव ऑन बोथ द प्लेसेस एट ईज, इजी गोइंग, भाग के नहीं रह रहे। भाग के जो रह रहे थे वो बीच की लोब्ड फिश थी, ठीक है, वो भाग के रह रहे थे, वो जाते थे, उनका एयर खत्म हो और वो वापस आते थे। इनको आराम से ये रह सकते हैं, इवन ये हाइबरनेशन शो करते हैं, ये एस्टिवेशन शो करते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड है तो टेम्परेचर जब चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये भागना तो दूर की बात है, ये वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, अपने को छुपा लेते हैं। क्लियर बच्चों? अंडर वाटर एंड ऑन लैंड, नेवर फाउंड इन मैराइन वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट। मैराइन वाटर में कभी नहीं दिखेगा आपको एम्फीबिया कोई। These are the first chordate animal which came out of water, but these are not able to live on land permanently. Permanently ये terrestrial नहीं रह सकते। वो कौन है, वो reptiles है। ओके, तो क्यों नहीं रह सकते, दिस इज क्वेश्चन। रेप्टाइल के ऊपर, रेप्टाइल इनके ऊपर क्यों है, दैट इज अनदर एंगल ऑफ कंपैरेटिव क्वेश्चन। एम्फीबिया फिशेस के ऊपर क्यों है, क्या एडवांटेज है, दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ कंपैरेटिव क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कंपैरेटिव देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एम्फीबिया वाला पोर्शन आपका फ्रॉग पढ़ना है आपको 7th चैप्टर में, जो डिलीट भी कर दिया गया है नेट से, लेकिन आप पढ़ के जाओ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। दोनों लाइफ में रह रहे हैं लेकिन अभी लैंड पे परमानेंटली नहीं रह सकते। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनके एग रिलीज होते हैं, उस एग के पास, अभी जैसे आप मुर्गी का अंडा देख रहे हो, ठीक है, बत्तख का अंडा देख रहे हो, कबूतर का अंडा देख रहे हो, सांप का अंडा देख रहे हो, उन सभी के पास क्या एक प्रॉपर शेल है, कवरिंग है, थिक कवरिंग है, और उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। उसके अंदर फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो फूड चाहिए वो सब वहां पे प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो जब तक वो नहीं है तब तक हमें वाटर के पास रहना होगा ताकि ड्राइनेस ना हो, तो वो वाटर के पास रह रहा है। फर्टिलाइजेशन के लिए डिपेंडेंट है वाटर पे, डेवलपमेंट के लिए डिपेंडेंट है वाटर पे। और फ्रॉग का आपने एग्जांपल ही देखा, लार्वा रहता ही वाटर में, टेरेस्ट्रियल नहीं है। ओके बच्चा, इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अब देखो ये इनके एग है, फर्टिलाइज एग दिख रहे हैं आपको, तो ये रिलीज हुए, तो ये कैसा, वो तुम लोग ये क्या लेते हो, चिया सीड, ठीक है, चिया सीड लेते हो ना, कुछ उसी तरीके से दिख रहा है। तो वो कैसा है, जब वो ड्राई रहता है तो ड्राई रहता है, फिर पानी में डालते हैं तो उसके पास एक पूरा इम्बिप्शन वगैरह के प्रोसेस के बाद डेवलप्ड हो जाती है एक लेयर। तो उसी तरीके से अगर ये देखो अभी लैंड पे रहेंगे तो इनका डेसिकेशन फास्ट होगा, सन रेज से, हवा से इवेपोरेशन का रेट हाई हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। जब डिस्ट्रॉय कर जाएंगे तो लार्वल स्टेज आने का बात ही नहीं होता। ओके बच्चों, समझ में आया? Their eggs do not have protective covering to check the evaporation. अब ये evaporation आते ही ऐसे दिमाग नहीं घूम जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। हर जगह प्रोटोप्लाज्म है, हर जगह जहां वाटर है उस पर रेट ऑफ टेम्परेचर वर्क कर रहा है। ओके, जो बाहर टेम्परेचर है उसका असर पड़ रहा है। तो अगर ये इसी तरीके से बाहर पूरे लैंड पे रहेंगे तो उसमें एवापोरेशन होगा, ये जेली लाइक मटेरियल, इसमें वाटर कंटेंट आपको दिख ही रहा है ज्यादा, तो ये एवापोरेट हो जाएगा। ये कंपेरेटिव क्वेश्चन है बेटा, क्यों ये यहाँ है, क्यों रेप्टाइल पूरा डेवलप हो जाएगा। इज इट क्लियर? वहां पे शेल है,
These animals undergo hibernation. Hibernation होता है winter sleep and estivation होता है summer sleep. ठीक है, बाहर ठंड ज्यादा पड़ रही है तो भी वो सो जाएंगे इन द सेंस वो नीचे गड्ढों में चले जाएंगे और उस टाइम को वो वापस पूरा ऐसे सेटल डाउन होके निकालेंगे. कोई हंटिंग, कोई बाहर घूमना घामना नहीं. ठीक है, उनका कोरोना का लॉकडाउन लग जाता है, ऐसे ही समझ. एंड हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों ध्यान रखना. समर का भी इफेक्ट होगा, विंटर का भी इफेक्ट होगा. इसका मतलब ये क्या है, एक्टोथर्मल एनिमल है, कोल्ड ब्लड. और क्या बोलते हैं, पोइक्लोथर्मिक. ठीक है, एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लड, पोइक्लोथर्मिक एनिमल. टू प्रिवेंट themselves from extreme cold and heat. This is for heat, this is for cold. ठीक है, कैसे याद रखोगे अगर कंफ्यूजन होता है तो सिंपल ऐसे ही देखो. जब एस्टिवेशन बोलते हैं ना, एस्टिवेशन तो स आता है उसमें. स स से समर, स से एस्टिवेशन. आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. एस्टिवेशन, हाइबरनेशन. अब एक चला गया समर. अब क्या होता है ना, माइंड में ऐसा लगता है हाइबर, हाई टेम्परेचर. ठीक, तो ये गलत हो जाता है. उल्टा रखना है आपको. बस एस एस जो बोल रहे हो उसको ही ध्यान रखो, बाकी कुछ ऐसा रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है. एस्टिवेशन, समर स्लीप, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप. एंड टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन. बाकी सारे भी जो अनफेवरेबल कंडीशन उस टाइम रहेंगे उनके लिए, उससे वो ओवरकम के लिए चुपचाप सो जाना पसंद करते हैं. ठीक है, ये टैडपोल दिख रहा है. तो अब ये कहाँ है, अंडर वाटर है. मेटामॉर्फोसिस को शो कर रहा है. बढ़िया, आपको पोस्ट एनल टेल दिख रही है. ठीक है, अपीयरेंस दिख रहा है, सिविलाइजेशन दिख रहा है, बायलैटरल सिमेट्री दिख रही है, इवन लिम्ब का फॉर्मेशन भी यहाँ रिपोर्टेड दिख रहा है. ठीक है, तो दो लाइफ हो गई. एक टेरेस्ट्रियल हो सकता है, नियर बाई वाटर बॉडीज रहेगा, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद एग, फॉर्मेशन ऑफ टेडपोल, डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस, एंड देन जो एडल्ट होगा वो बोथ वाटर और प्लांट पे रहने की कैपेबिलिटी को शो करेगा. ठीक है, फिर डिटेल में इसको रिप्रोडक्शन में बात करते हैं. नाउ कम टू मॉर्फोलॉजी. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. क्या गायब हो गया, नेक. ठीक है, नेक एब्सेंट. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. हेड है, सिविलाइजेशन तो चल ही रही है बेटा, अपना क्रैनियम बॉक्स भी है इनके पास. टेल मे बी प्रेजेंट इन सम. एक तो सैलेमेंडर वगैरह जो हो गए, जो उस तरीके के अपीयरेंस को शो कर रहे हैं, उसमें टेल प्रेजेंट होगी. जो स्नेक लाइक, लेजर्ड लाइक स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, वहां पे टेल प्रेजेंट है. दूसरा, आपको फ्रॉग का तो हर जगह याद है, फ्रॉग के टेडपोल में टेल प्रेजेंट है. नेक इज टोटली एब्सेंट. स्किन इज मॉइस्ट. ठीक है, अभी पानी के बाहर आ रहा है और रेस्पायरेशन करना है उसको. ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पायरेशन की आपको वैरायटी दिखेगी. बक्कल रेस्पायरेशन होता है, मतलब जैसे हम लोग भी अगर कोई नाक दबा रहा है तो मुंह से करते ही हैं, और कई लोग मुंह से ही करते हैं. कई बार उनके मुंह खुले रहते हैं और वो रेस्पायर, तो मम्मी पापा लोग डांटते भी है कि मुंह बंद करो, नाक से सांस लिया जाता है. तो ये लर्निंग के फेज में भी चलता है, बच्चे को सिखाया जाता है. हम दोनों से कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए. वहां पे जो नेजल फेसेस है वो हमारा प्रिवेंटिव है ज्यादा. या आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की होगी तो आपके पीटी टीचर ने भी सिखाया होगा कि दौड़ते वक्त, रेस करते वक्त नाक से सांस लिया करो. ठीक है, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये नाक से करेगा तो काम चलेगा. इसके कॉम्बाइन है, क्यूमुलेटिव है. स्किन से रेस्पायर करना है इसको, स्किन से रेस्पायर करना है, इसलिए स्किन क्या हो गई है, मॉइस्ट है. वाटर के थ्रू मीडियम चाहिए, गैसेस एक्सचेंज को एक मीडियम चाहिए. दैट्स व्हाई मॉइस्ट स्किन. स्मूथ हो सकता है, स्केल लेस. स्केल मतलब अभी जो आपको स्केल दिखेगा ना, जैसे लेजर्ड में, सांप में, वो वाली स्केल की बात हो रही है. अब ये मछली से कंपेयर करोगे तो स्केल गायब हो. वहां पे देखा था आपने, टिनॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल, तो वो सारी स्केल वाली चीज क्या हो गई, गायब हो. खुद की बॉडी पे जैसे टोड और फ्रॉग, हाइला, हाइला बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, फ्रॉग हाइला से थोड़ा कम होता है, और टोड बहुत ही ज्यादा, वॉट वॉट फ्रॉग बोलते हैं उसको. जैसे हम लोगों में मस्सा सुना है तुमने वर्ड, मस्सा. ठीक है, बॉडी पे निकले हुए रहते हैं. कई एजेड लोगों को देखोगे छोटे छोटे आउटग्रोथ निकले रहते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर, डार्क कलर के. मस्सा बोलते हैं उसको, तुम लोग कुछ और.
तो उनको बोलते हैं इंग्लिश में वार्ड। तो टोड क्या होता है, बहुत पॉइजनस है, उसकी स्किन बहुत खुरदरी है, डार्क कलर। तो आपको रेंज दिख रहा है स्किन, लेकिन कॉमन ये है कि सभी स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं। दैट्स वाई आपको ये मॉइस्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना है। और स्केल लेस है, ये भी ध्यान रखना है। स्केल फिश में भी है, स्केल रेप्टाइल में भी है, एम्फीबिया में नहीं है। ओके, स्केल आ जाएगा तो ये मॉइस्चर गायब हो जाएगा, समझो थोड़ा। स्केल इज लाइक टू वाटर इम्परमेबिलिटी को बनाया था ऑस्मोसिस के रोल में, इंपॉर्टेंट रोल ऑस्मोसिस के प्रोसेस को मेंटेन करने में, फिश को बचाने में रोल प्ले कर रहा था, उनके प्रोटेक्टिव लेयर। और रेप्टाइल्स में क्या हो जाएगा, वो जो मूव कर रहे हैं, जो वो रेंग रहे हैं, उसके लिए उनको प्रोटेक्टिव लेयर के लिए स्किन है। यहाँ पे अगर स्केल दे दिया जाएगा तो उसकी मॉइस्ट स्किन काम नहीं करेगी, वो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ये मॉइस्ट स्किन और रेस्पायरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड, जब ये मॉइस्ट है तो बेटा म्यूकस होगा, वहां सेक्रेशन होगा। किसी किसी में पॉइजनस ग्लैंड भी होती है। आर फाउंड इन स्किन विच हेल्प इन द मॉइस्चनिंग ऑफ स्किन। So these animals respire mainly through moist skin and the respiration is known as cutaneous respiration. ठीक है, cutaneous respiration, लेयर से respiration कर रहे हैं, स्किन से रेस्पायर कर रहे। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी को समझो। आई, वेल डेवलप्ड हेड, ट्रंक, पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है। लिम्ब आपको टेट्रापोडा दिख रहा है, एक इधर एक इधर, एक इसका पेयर इधर, एक इसका पेयर इधर। ठीक है, टिम्पैनम इसमें क्लियर नहीं है। अभी क्या है, मिडिल ईयर डेवलप हो जाएगा और टिम्पैनम एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे ऊपर से एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा। वो इंडिकेटिव होता है कि इसके नीचे ईयर है। एक्सटर्नल ईयर तो अभी मैमल्स तक नहीं आएगा बेटा, रेप्टाइल में भी नहीं आएगा, लेकिन ये इंडिकेटिव क्या है कि टिम्पैनम है, इस जगह से वो वाइब्रेशन को ले रहा है। मिडल ईयर है, वो साइकिल्स आ जाएंगे, जैसे आपने स्टेप्स मेलियस इंकस का नाम सुना होगा, ईयर बोन मिडल ईयर में। ठीक है बेटा, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इनर ईयर पहले भी था, बैलेंसिंग पहले भी चल रही थी। मैंने बोला था ईयर का मेन काम क्या है, बैलेंसिंग, वो सब चल रहा है बहुत टाइम से। नाउ क्या आ रहा है, मेन काम अब सुनने वाला भी डेवलप होना स्टार्ट, लेकिन अभी एक्सटर्नल ईयर नहीं रहेगा। तो टिम्पैनम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज सेड टू बी ईयर मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ आपको ईयर का लोकेशन दिखेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक फॉल्स पॉकेट डिजाइन होती है ना पैंट कार्गो वगैरह में, अंदर से वो पॉकेट नहीं होती लेकिन ऊपर से डिजाइन में पॉकेट दिखता है। ठीक है, कभी कभी टी शर्ट में भी रहता है, यहाँ पे रहती है बहुत लोगों के। ठीक है, वो पॉकेट का सिर्फ डिजाइन रहता है, उसके अंदर कोई गैप नहीं है, कोई पॉकेट नहीं। तो वो कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे एयर अभी डिजाइन नहीं बना है, लेकिन एयर की लोकेशन आपको समझ में आता है कि इस लेयर के नीचे एयर है, इसका मिडिल एयर और इनर एयर। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है टिम्पैनम। ठीक है, ब्रैकियम सराउंडिंग फोल्ड होता है। ठीक है, नीचे लंग्स और एयर की सप्लाई में रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखो डिजिट, एक इंपॉर्टेंट और फीचर्स रहेंगे डिजिट्स का, नंबर ऑफ फिंगर्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेब, आपके उंगलियों के बीच में अगर हम जाल लगा दें तो उस तरीके से आप समझो कि इनकी डिजिट्स है, दिस इज वेब। ठीक है, पीछे के पैरों में 5 डिजिट होती है, आगे के पैरों में 4 डिजिट होती है। करेंगे हम लोग डिटेल में, फ्रॉग बाद में भी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा चीजें देखते चलते। ठीक है बच्चा, बोनी सिस्टम आ जाएगा, अंदर पूरा डेवलपमेंट है बढ़िया सिस्टम का। जो डायसेक्शन होता है एनिमल किंगडम को समझने के लिए या ह्यूमन फिजियोलॉजी को छोटे पे समझना स्टार्ट हो जाता है, उसमें सबसे पहले डिसेक्शन किसका होता है, फ्रॉग का ही होता है। 11th 12th में कराया जाता था, अभी बैन हो चुका है ना बच्चा। और जब मैमल्स पे स्टडी करना होता है तो रैबिट पे होता है, रैबिट और माउस। ठीक है, एल्बिनो माइस, उन सब चीजों पे डिसेक्शन होता है। तो फ्रॉग इज वेरी मच रिजेंबल टू ह्यूमन इन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, काफी रिजेंबलेंस मिलेगा और फंक्शन सेपरेट दिखेगा। कुछ चीजें देखो अभी तो बहुत पीछे है ह्यूमन से, क्लोइका दिखेगा, ह्यूमन में क्लोइका नहीं होता है। इस तरीके से चीजें आपको थोड़ा सा भी ध्यान रखो। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आपको काफी क्लियर समझ में आती होगी बर्ड्स में,
बर्ड्स जब दौड़ उड़ती हैं, ठीक है, या कोई पानी में है, कोई रेप्टाइल वगैरह है, तो उनको क्या है, एक मेम्ब्रेन मिलता है ताकि उसके आँख के आगे एक लेयर लग जाए, ठीक है, तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और वही हम लोगों में क्या है, वेस्टिजियल है। ये जो साइड में आपको पिंक कलर का डिपोजिशन दिखता है, दैट इज इवोल्यूशनरी वेस्टिजियल पार्ट। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ही ऐसे हो गई है, हमेशा के लिए ओपन है, और ऊपर से आईलिड आ चुकी है। समझ में आ रहा है? हम्म? हम्म? तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, आईलिड भी होती है इनकी। तो मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स लिम्ब, फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। फोर मतलब आगे, हिंड मतलब पीछे। आगे के दो, पीछे के दो। फोर लिम्ब हैज फोर फोर फिंगर, दोनों के स्पेलिंग में अंतर है बेटा। हिंड लिम्ब हैव फाइव फिंगर या डिजिट। डिजिट मतलब फिंगर होता है, शायद अभी मैंने बताया नहीं, बताया तो डिजिट फिंगर एक ही बात है ना। हम लोग की क्या है, पेंटाडल डिजिट, पांच पांच पांच। ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, परेश सर के पीछे। तो वो हो सकता है वो डेवलपमेंट फेज में आ जाए, ठीक है। तो डिजिट फिंगर इक्वल है, एक ही बात है। फोर फिंगर आगे एंड फाइव फिंगर पीछे। मोर डेवलप, पीछे का पैर होता है। जंपिंग में जंप कर रहा है, देखो बेटा, कभी भी हम जंप करते हैं, आप भी कूदते हो, तो आप पैर के थ्रू फोर्स लगा के ऊपर, हाई जंप वगैरह अगर किया है, लॉन्ग जंप किया है स्पोर्ट्स में, या घर में ऐसे ही कूदा है, तो भी आप फेस करोगे, आप हाथ से नहीं कूदते हो, ठीक है, आप नीचे की बॉडी पे प्रेशर लगाते हो। हाथ भले ही आगे होता है, लेकिन हाथ आगे जा रहा है, बॉडी आगे जा रही है, तो वो प्रेशर कहाँ से आता है, पैर से आता है। तो उसी तरीके का अब इनका तो मेन स्टाइल ही चलने का क्या है, जंपिंग, कूद कूद के चलना। तो इनके हिंड लिम्ब मोर डेवलप्ड होते हैं, लार्जर भी होते हैं, देखो यहाँ पे साइज में भी बड़े हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में भी बताया मैंने ये बात। माउथ इज बिगर इन साइज, बिगर का मतलब बेटा उसकी खुद की बॉडी के रेस्पेक्ट। इसको ये नहीं कि शार्क का मुंह ज्यादा बड़ा होता है, मेढक का मुंह छोटा होता है, वो बात हम नहीं कह रहे। उसके खुद के बॉडी के रेस्पेक्ट में बॉडी माउथ रेशियो जो है, उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो ना, इसका माउथ इतना बड़ा है, समझ में आ रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, माउथ बड़े। अपर और बोथ द जॉज हैव टीथ, अपर और लोअर, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ लोअर जॉ में टीथ होती है, बट जब हम कॉमन एम्फीबिया बोल रहे हैं, तो अपर और लोअर दोनों जॉ में टीथ होंगे, ओके। सॉफ्ट एंड म्यूकस कोटेड मस्कुलर प्रोट्रूसिबल टंग। अच्छा, प्रोट्रूसिबल वर्ड पहली बार आया है ना, तो फिश में लिख लेना, नॉन प्रोट्रूसिबल टंग होती है, नॉन लगा लो आगे। अब दो चीज यहाँ समझ लो, एक तो टीथ, दूसरा टंग, ठीक है। अब हम लोगों की टंग कैसी है, रोटेट कर रही है ना, घूम फिर रही है, और इनकी टंग तो बढ़िया है, ये तो इंसेक्टिवोरस होते हैं, मतलब कार्निवोर में इंसेक्ट इनका फेवरेट फूड होता है, ओके, समझ रहे हो। तो उसको कैप्चर वो हाथ के थ्रू नहीं करते, टंग के थ्रू करते हैं, टंग से कैप्चर करते हैं। तो उस केस में क्या चाहिए, टंग की मसल्स जो है वो साइज में इलास्टिक, साइज में बढ़नी चाहिए और घटनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो प्रोट्रूसिबल टंग मतलब जिसमें टंग रोटेट हो सकती है, मूव कर सकती है। हम लोगों की प्रोट्रूसिबल है, लेकिन हम बाहर निकाल के एकदम नागिन जैसे नहीं निकल सकते और अंदर नहीं जाते, समझ में आ रहा है, तो डिफरेंस है। लेकिन फिशेस में ऐसा नहीं था, क्लियर है। फिशेस में किसी भी फिश में आपने जीभ निकाले हुए नहीं देखा, घुमाते हुए नहीं देखा। हो सकती है स्ट्रक्चर, टंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो प्रोट्रूसिबल है, बाहर निकाल रहा है अंदर जा रहा है, दैट इज प्रोट्रूसिबल, यू कैन से मूवेबल, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखना, टंग में कोई बोन नहीं होती, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है उसकी मूवेबिलिटी में मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स। और म्यूकस इज अगेन सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन करने वाली जो ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट होंगी, म्यूकस की कोटिंग होगी, ओके। और म्यूकस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उसके उसके लेवल के जो बैक्टीरिया वायरल अटैक करने वाले हैं, उससे उसको बचा रहे हैं, है ना, उसका भी डिफेंस सिस्टम काम करेगा। एक तो ये हो गया प्रोट्रूसिबल टंग, दूसरा आ जाओ टीथ पे। टीथ आर प्लूरोडॉन, होमोडॉन एंड पॉलीफ्यूडॉन, समझो अब इसको। पॉलीफ्यूडॉन कहां से शुरू करें, चलो प्लेरोडॉन से शुरू करें।
या सबसे इजी ले लो होमोडॉन, सारे दांत एक जैसे, वो क्या हो गया होमोडॉन। ठीक है, सारे दांत एक जैसे। अब तुम्हारे दांत कैसे हैं, होमो या हेट्रो? हेट्रोडॉन। हम लोग के टीथ कैसे, हेट्रोडॉन। प्लूरोडॉन में जॉ है, मस्कुलर मसूड़े हैं, दांत है, लेकिन जो दांत है उसके लिए कोई कैविटी नहीं, वो साइड में लगा हुआ। फिशेस में था एक्रोडॉन, शायद मैंने लगाई है स्लाइड क्योंकि फिशेस में मैंने बताया नहीं था ना। हाँ देख। तो हम लोग का क्या होता है, हमारे में कैविटी होती है, प्रॉपर बोनी सॉकेट्स होते हैं, जॉ जॉ के अंदर बोन, बोन का ग्रूव्स है, उसके अंदर जाके टीथ अटैच्ड है। ठीक है, फिर टीथ का अपना स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत देखेंगे रूट वगैरह क्या है। एक्रोडॉन क्या हो गया, फिशेस में जो था उनकी कोई भी सॉकेट में कुछ भी अटैच नहीं था, वो ऊपर थे लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है, बैकवर्ड डायरेक्शन में टिल्टेड थे, वो होता है एक्रोडॉन। प्लूरोडॉन इन दोनों के बीच का है, सॉकेट पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा धसा हुआ है, इस तरीके से आपको साइड का अरेंजमेंट दिखे। तो आप सिर्फ ऐसे लिखो थिकोडॉन्ट, और ये ऐसी चीज नहीं है जो यहीं खत्म हो जाएगी, हम बता रहे हैं आपको, दिस इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी के पोर्शन में ही आपको बक्कल कैविटी के डिटेल स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है अपने टीथ के बारे में, तो एटलीस्ट उसका कंपैरेटिव आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम लोगों का है थिकोडॉन्ट, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में थिकोडॉन्ट रहता है। एक्रोडॉन्ट, अब बर्ड्स में क्या होते हैं, दांत नहीं होते, तो फिर से दांत गायब हो गए, तो जो जहां पे आएगा वहां पे हम बताएंगे आप। ठीक है, तो अभी थिकोडॉन्ट समझ में आ रहा है, अपने से कंपेयर कर लो। एंड प्लेरोडॉन्ट, दांत है सॉकेट के साइड में, ठीक है, कैविटी नहीं मिल रही है, मतलब जॉ के अंदर कोई बोन ही स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर दांत फिट है, लेकिन मसूड़े हैं, जॉड है, स्ट्रॉन्ग है। एंड प्लेरोडॉन्ट लाइफ में कई बार आ जाते, गिरेंगे नए दांत आएंगे, गिरेंगे नए दांत आए। और हम लोगों का क्या होता है, डाइफ्यूडॉन, अरे ये प्लेरोडॉन तो हो गया, पॉलीफ्यूडॉन, एक और जो वर्ड लिखा था पॉलीफोडॉन। ओके, हम लोग का क्या होता है, डाइफ्यूडॉन, दूध के दांत, और दूध के दांत गिरने के बाद दांत, और बाकी एक अक्कल दांत। ठीक है, हम लोग की अक्कल दांत आई है कि नहीं, विजडम थे, नहीं आई है? आया है मतलब दांत आएगा है कि नहीं आएगा, अक्कल आती है कि नहीं आती है वो उसको रिलेट करते हैं, कि जिसकी अक्कल दांत नहीं आई है उसको अक्कल नहीं आ सकती, बट इट इज टोटली मिथ, कोई उसका रिलेशनशिप नहीं। तो समझ में आया, प्लूरोडॉन, होमोडॉन एंड पॉलीफ्यूडॉन। अब हम फिर से एक बार बता रहे हैं, सुनो यहाँ पे, एक तो कंपेरेटिव बता दिया, दूसरा ये समझो, सॉकेट नॉट वेल डेवलप्ड, सेम टाइप ऑफ टीथ, होमोडॉन्ट, डॉन्ट मतलब दांत बैठा है ना, डेंटल, सेम टाइप। एंड पॉलीफ्यू, कई बार आना, मेनी टाइम्स इन लाइफ, या यू कैन से इट ऑल्सो कि मोर देन 2 टाइम। ठीक है, फ्रॉग का एक्सेप्शन है, फ्रॉग में फिशेस जैसा ही है एक्रोडोन, इस तरीके से साइड वाला भी सॉकेट उसको नहीं मिला हुआ है। ओके, ये सबसे मजबूत होते हैं, ये सबसे हल्के होते हैं। ओके, लेकिन मसल्स और मसोड़े का जो रोल है ना, उसकी वजह से शार्क वगैरह के टीथ बहुत स्ट्रांग होते हैं, जॉ उनका प्रिडेशन के लिए एक आर्मर की तरह है, ठीक है, एक हथियार है उनकी। ऐसा नहीं कि वो किसी को अटैक करेंगे तो उनके दांत टूट के गिर जाए, बड़े बड़े शिप गिरा देते हैं, समझ में आ रहा है? तो जॉ वीक नहीं है उनका, आप ये नहीं समझना कि एक्रोडॉन्ट उनका वीक होता है। आप बाकी छोटी फिशेस में कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो उनके अकॉर्डिंग उनके मसल, दिस इज अबाउट द, कि सबसे ज्यादा उसमें अटैच कितने पावरफुल से है। जैसे आप कोई पिलर लगा रहे हो, सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ रख दूं, अभी ये रखा हुआ है बॉटल, इसको ऐसे धक्का देगा कोई गिर जाएगा। किसी सॉकेट में रखो, जैसे कार वगैरह में लगा होता है, ठीक है, आपके बैग में है तो हम साइड में रखें तो कोई धक्का देगा कि ऐसे ऐसे रहेगा। तो वही चीज है, आपको उतना ही समझ, बाकी अपने अपने फाइलम का अपना अपना है। तो यहाँ पे टीथ आपको समझ में आया और टंग समझ में आ गया, दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी। जब इसको कट करके आप लेयर देखोगे ना ह्यूमन में, दैट इज एनाटॉमी ऑफ टीथ, तो ये पार्ट जो होता है ये मॉर्फोलॉजी ऑफ टीथ का पार्ट। अ वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, तो बहुत जमाने से आ गई है,
तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंप्लीट है, मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। along with digestive glands हैं प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड है, लीवर है, स्प्लीन है, सब कुछ ऑर्गन्स डेवलप रहेंगे, सपोर्टिव ऑर्गन्स डेवलप रहेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डेवलप रहेंगी। ठीक है, एब्सेंट क्या है फ्रॉग के केस में? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड अभी एब्सेंट है। ठीक है, और एक क्या आप कंपैरेटिव पढ़ रहे हो कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड या डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है वो डायरेक्ट बाहर हो रही है या कॉमन चैम्बर में हो रही है, ये एक कंपैरेटिव चल रहा है। कार्टिलेजिनस में कॉमन चैम्बर था, क्लोएका प्रेजेंट था, बोनी फिशेस में क्लोएका एब्सेंट था, अभी फिर से क्या है, क्लोएका प्रेजेंट। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंशन करने के साथ ही ये याद रखना है कि एनस इज डायरेक्टली ओपन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एनस और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर। तो एनस को ही क्लोइकल अपर्चर बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चा, तो क्लोइका प्रेजेंट दिखेगा आपको। क्लोइका में फिर से 3 सिस्टम की ओपनिंग दिखेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये एक पॉइंट कंपैरेटिव चलेगा आपका। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनाइटल डक्ट, गोनोडक्ट भी बोलते हैं, एक ही बात है ना। गोनैड्स से निकलने वाली डक्ट गोनोडक्ट, जेनाइटल डक्ट मतलब जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो स्टेप है वो जिसमें हो रही है और वो गैमेट उससे ट्रैवल करके बाहर आ, दैट इज जेनेटिक। तो गोनोडक्ट लिखा होगा तो भी करेक्ट रहेगा बेटा, उसको कंफ्यूज नहीं। समझ में आ रहा है ना सबको? ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। तो 1, 2, 3 सिस्टम which opens to the exterior by the cloacal aperture. रेस्पायरेशन बाय गिल्स, जब एक्वेटिक है तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, मतलब टैडपोल कंप्लीटली रेस्पायर वाया द गिल्स। इज इट क्लियर? जब टेरेस्ट्रियल है तो वो स्किन से क्यूटेनियस कर सकता है। लंग्स है, ब्रैंकियल लंग्स है एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, जिसको आप मुंह बोलते हो सीधे सीधे, वही क्या है उसकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। मुंह बड़ा है बेटा, लिखा है ना बॉडी के रेशियो में मुंह बड़ा है, तो वो कैविटी देखो। अब आप ऐसे समझो, हम लोगों का, थोड़ा सा मैं खड़ी होती है ना, हम लोग जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा कैसा तो थोरेसिक चैम्बर ऊपर नीचे हो, तो वॉल्यूम बेस्ड प्रेशराइजेशन, तो जो न्यूरल कैविटी में चेंज होता है उसकी वजह से एयर अंदर आती है, एयर बाहर जाती है। उसमें आ रहा है यहाँ पे क्या है, एयर भर रहा है अब कम होता है, तब उसकी कंपैरेटिव थोड़ा ध्यान दो ना। तो नोस्ट्रिल और माउथ दोनों ही ओपनिंग से उसने कहा लिया, एयर को माउथ कैविटी में लिया, उसी को आप बोल रहे हो बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कल मीन्स माउथ हो जाता है, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स, फेरिंग्स और माउथ की जो ओपनिंग है हम लोगों में भी होता है बक्कोफेरेंजियल पोर्शन में, है ना, कैविटी, वहां पे लिया। और देन वो अब यहाँ देखो, यहाँ जब एयर प्रेशर कम होगा, सिंपल सिंपल सी चीज है, एयर प्रेशर इधर कम होगा इधर ज्यादा होगा, ये लंग्स है, ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी ले लो या माउथ कैविटी, इजी गोइंग बोलो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए में बी में प्रेशर कम होगा तो ए से बी में मूव कर जाएगा, और जब उसको एक्सपायर करना होगा तो कंपेरेटिवली ए में प्रेशर कम होना चाहिए, तो लंग से वो इधर की तरफ रिलीज कर देगा। समझ में आ रहा है? फिर स्किन तो है ही उसके पास, स्किन के थ्रू इन आउट कर रहा है वो, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, तो ब्रीद इन के टाइम में वो ऑक्सीजन ले रहा है स्किन से, एंड जो मेटाबॉलिक वेस्ट दो होते हैं, एक तो गैसियस वेस्ट होता है CO2, दूसरा नाइट्रोजिनस वेस्ट में आ जाता है आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो मेटाबॉलिक वेस्ट को वो स्किन के थ्रू से भी निकाल सकता है, लंग्स और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी निकाल सकता है। क्लियर है? नेजल ओपनिंग्स होंगी, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, पर्क्लोथर्मिक या एक्टोथर्मिक, जनरल में ही बताया मैंने ये चीजें। तो ये पॉइंट क्लियर है? देखो अब जैसे ये मैकेनिज्म, अभी हम यहाँ पे ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको वहां फ्रॉग में भी पढ़ना है और अपने में तो पूरा सिस्टम देखना है ना। तो कब क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कब क्या रिलैक्स रिलैक्स हो रहा है, मसल्स कैसे मूव कर रही है, मसल्स कैसे कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा रही है, ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप वहां देखना है।
अभी जस्ट ऐसे आप ग्राफिकल देखो कि माउथ में एयर आया, इसका मतलब इधर वॉल्यूम कम होना चाहिए या इधर कॉन्ट्रैक्ट करा रहेगा, वो साइज में छोटा रहेगा। वॉल्यूम बेस्ड वर्क क्या नहीं है तो साइज में छोटा है, दिख रहा है आपको। उस केस में यहाँ पे जब एयर आया तो इसमें एयर प्रेशर हाई हो जाएगा, तो अब ये इसको इधर पंप कर देगा, ये फूल गया। इट इज लाइक कि आपने वो फुटबॉल वगैरह हवा भरी होगी ना बेटा, देखा है ना फुटबॉल वगैरह में हवा भरते हुए, तो वो कैसे पंप कर रहे हैं, तो दैट इज पंपिंग। तो पंप लाइक मैकेनिज्म है। और हम लोगों की कैसी है कि हमने जगह बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब अपने आप एयर अंदर आए। समझ आया? हम्म, वैसा वर्क है। फिर देखो जब ये श्रिंक करेगा तो एयर इधर आ जाएगा, एंड उसके बाद एयर तो अपने डिफ्यूजन प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। तो नॉस्ट्रिल ओपन, बक्कल कैविटी एक्सपैंड, नॉस्ट्रिल क्लोज, ग्लॉटिस ओपन, बक्कल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स एक्सपैंड। सब इधर से श्रिंक किया तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ा तो एयर इधर आ जाएगा। बक्कल कैविटी एक्सपेंड्स, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, बक्कल कैविटी के एक्सपेंड करते एयर इधर मूव कर जाएगा, तो आप हवा निकाल दो भाई। गुब्बारा आपने फुलाया, गुब्बारा आप छोड़ दो, हवा निकल जाए तो गुब्बारा अपने आप पिचक जाएगा। तो सेम चीज क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैकेनिज्म है दैट इज पंपिंग मैकेनिज्म, पंप हो रहा है। ओके, ठीक है। फिर वोकल कॉर्ड से रिलेटेड जो आप टर्राना, टर टर सुनते हो, दैट इज वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड और ये ग्लैंड पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर आती है इसी थ्रू, जब ये रेस्पायर करता है तो वहां पे एयर आ जाती है, ठीक है। तो उसके वजह से उसकी टर टर आवाज आती है, जो हम लोग टर टर बोलना होते हैं ना, जो एक एक जमाने में ये प्रिडिक्शन था बारिश होगा, मेढक टर्रा रहा है मतलब बारिश होने वाली है। आज की तो इकोलॉजी अब बदलती जा रही है अपने चारों तरफ की, बट हम लोग छोटे थे तो मेढक टर्रा रहा है, टिड्डियां घूम रही है, ग्रास हॉपर दिख रहा है। दीज ऑल आर द इंडिकेटिव ऑफ कि बारिश आने वाली है, शाम तक बारिश हो जाएगी। बादल बाद में दिखते थे इनके, तो ये सब भी इंडिकेट करता है बेटा, इनके सेंसरी ऑर्गन बहुत स्ट्रांग कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। ओके, खासकर स्मेल की। तुम्हें स्मेल का एक कॉन्सेप्ट भी बताते हो, जो जमीन से जितना ऊपर है, जो भी जमीन से जितना ऊपर है उसकी स्मेल की एबिलिटी उतनी कम है। तो जैसे अभी आप एम्फीबियंस देखो, फिर आप रेप्टाइल देखो, तो वो पूरा ही रेंग रहा है, तो उनकी इनसे भी स्ट्रांग होगी। फिर आप बर्ड देखो, वो ऊपर उड़ रही है, उनकी सबसे कम होती है, लेकिन उनकी देखने की चीजें, देखने का सेंस, देखने का आई वाला चीज मोर डेवलप्ड है। डायरेक्शन उनको समझ में आता है, आर्कटिक से इधर आ जा रहे हैं, इधर से उधर चले जा रहे हैं, ठीक है। माइग्रेशन को शो करते हैं। हम लोग कहीं बीच में आते हैं। कुत्ते बिल्ली, कुत्ते को देखो, कुत्ते को बोलते हैं ना कि तेज सूंघता है, सूंघने की शक्ति ज्यादा है, तो कैसे है कुत्ते जानवर जितने भी टेट्रापोडा, एक्चुअली टेट्रापोडा जो दिख भी रहे हैं आपको, उन सभी का मुंह नीचे की तरफ। हाथी को देखो आप, हाथी का तो प्रोबोसिस जो पूरा सोड़ वाला चीज मॉडिफाइड हो गया, वो तो एकदम जमीन तक आया, उसकी भी सूंघने की शक्ति अच्छी होती है। तो जितना जमीन से जितना क्लोज है, उसकी उतनी सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। स्मेल हाई, जो जितना ऊपर होगा, इसलिए ह्यूमन की हाई नहीं होती ना, हम थोड़ी ना पानी में कि उधर खून गिर रहा है, उधर से शार्क आ रही है, हमें पता चले। अगर इतने एडवांस हैं हम तो कंपैरेटिव ध्यान रखो, शार्क जब तक हमारे पास नहीं आ जाएगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन उसको कैसे पता चला, कहीं दूर ब्लड गिरा, कहीं दूर ह्यूमन है, या एनाकोंडा वाले मूवी में भी देखे होगा, भयंकर चलता है वो, ठीक। अभी वो सर्च करने के लिए 4 कदम आगे आया, वो पता नहीं कहाँ से एनाकोंडा मूव करता है। तो दैट इज रेप्टाइल, वो रेप्टाइल है, उसकी स्मेल, उसकी वाइब्रेशन सेंस करने की एबिलिटी हाई है। फिर बर्ड की मैंने बताया, उसकी देखने की एबिलिटी हाई है। ये सब थोड़ा सा कंपैरेटिव आप जानो, ये सब जानना चाहिए। ओके, नाउ कम टू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी हो गया, वोकल कॉर्ड हो गया, स्किन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जान रहे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि हार्ट डेवलप्ड है। हार्ट का पोजीशन क्या है, डोर्सल या वेंट्रल बेटा? हार्ट की पोजीशन क्या चल रही है, वेंट्रल पोजीशन चल रही है, कॉर्डेटा में हार्ट वेंट्रली लोकेटेड है। अब बातें क्या चल रही है कि हार्ट में चैम्बर कितने, ऑरिकल है, वेंट्रिकल है, कितने ऑरिकल कितने वेंट्रिकल है, ब्लड कैसा जा रहा है, मिक्स ब्लड है या प्योर ब्लड हो जाएगा, इस तरीके की बातें चल रही है। तो 2 चैप्टर तक हम लोग पढ़ ही चुके थे,
फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 के लिए मैंने सिंपली ऐसे बताया, अपना मुंह, ठीक है। ये हो गया 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एम्फीबिया की। इज इट क्लियर? इसका मतलब एट्रियम से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, दूसरे एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में। एट्रियम में जब भी ब्लड आता है CO2 रिच आता है बेटा, ये तो कॉमन सी बात मैंने उस दिन भी समझा है। वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में जाता है या लंग्स में जाता है, जिस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अभी फिजिक्स में हमने क्या देखा था कि वो गिल्स में जा रहा था, और कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं आ रहा था, तो उसको हमने क्या बोला था, वेनस ब्लड, वेनस हार्ट, प्योर वेनस। ठीक है, हमेशा CO2 रिच ब्लड आएगा हार्ट में, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए उसको गिल की तरफ जाना है, एंड गिल से वो बॉडी में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा वेरिएशन सब दिखे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम दिखने लगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया लंग्स है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेने के लिए अब सिस्टम डेवलप हो चुका है। ओके बच्चों, तो एट्रियम में ब्लड आया, जैसे हम फिसेस वाला देखो तो मिक्स ब्लड मूव कर रहा है, और हार्ट में देखो ऑलवेज ब्लू ब्लड दिखा रहा है। डिस्क्लेमर हम दे देते हैं बेटा, बार बार हम बच्चों को बताते हैं, कभी भी किसी एनिमेशन और चीजों को देख के कहीं थ्योरी में भी पढ़ो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर के होते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। मिलेगा आपको बुक, ठीक है, मिल जाएगा आपको गूगल, वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको समझ में आए कि एक CO2 रिच ब्लड है, एक ऑक्सीजन रिच है। ऑक्सीजन रिच को इमेज में रेड कलर से दिखाते हैं, और CO2 रिच को दिखाते हैं ब्लू कलर से, और दोनों ही जगह CO2 ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज, प्योर नहीं होता है। ठीक है बच्चा, अब देखो ये वाली चीज अपनी हो चुकी है, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, और जो था सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम था, एक ही बार हार्ट में ब्लड आ रहा था। ओके, अभी क्या देख रहे हैं, 2 ऑरिकल या एट्रियम और 1 वेंट्रिकल हो चुका। ओके, तो मिक्स ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, तो इधर सपोज इधर आ रहा है आपका, ये लंग से होके आया, और इधर बॉडी से हम मान लें, तो ये वाला कैसा आएगा, CO2 रिच आ रहा है। ठीक है, CO2 रिच फिर लंग्स में जाएगा, एंड लंग से ऑक्सीजन रिच आ रहा है, तो ये वाला एट्रियम में क्या आ गया, ऑक्सीजन रिच आ गया, और यहां से भी ब्लड यहीं पे आ रहा है, यहां से भी ब्लड यहीं पे आ रहा है, तो CO2 प्लस ऑक्सीजन मिक्स हो गया। तो ब्लड कैसा है हार्ट में, मिक्स ब्लड है। इज इट क्लियर? एट्रियम में पूछता है, एट्रियम में पूछता है, तो एट्रियम में आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। सिर्फ इस पे फोकस करो, अभी ये है एमसीक्यू। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, बताएंगे हम दोबारा। देखो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड की सप्लाई की बेटा, ब्लड कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, और हार्ट है, ये तो पुरानी बात हो चुकी। हार्ट का काम ब्लड को पहुंचाना, बहुत ब्लड को सप्लाई मतलब पंप करना, और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स के थ्रू पहुंचाना। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये भी कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, तो अब वो क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में अब ब्लड हमारा, हम मेनली कहें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन रिच, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है CO2 रिच, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हम बहुत ऐसे बेसिक सा बता रहे हैं, है ना, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, ये बता दे रही हूँ पहले। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन बात करें, अभी हम लोग ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और CO2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तो 1 इज डीऑक्सीजनेटेड, 1 इज ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, दोनों में ही CO2 प्रेजेंट है, दोनों में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट। व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें CO2 ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ब्लड कोई भी आए, हार्ट का काम है पंप कर, तो जब हार्ट में ब्लड सिर्फ CO2 वाला आया और गिल्स में गया, और गिल्स से बॉडी में चला गया, दैट इज फिश। ये किसका एग्जाम्पल हुआ था, फिश का। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, एक ही बार हार्ट में ब्लड आया,
एंड हार्ट से बॉडी में चला गया गिव्स के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब यहाँ हिडन है बेटा कि हार्ट की जो सेल है उसको ऑक्सीजन के जो सप्लाई चाहिए उसकी वेन के थ्रू, उसके आर्टरी के थ्रू वहां पे आ जाए, ब्लड वेसल्स के थ्रू में ही अगर आप क्या, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, हार्ट है बीच में रख दिया हमने, हार्ट से इधर लंग्स है एंड इधर बॉडी है। इवन आप यहाँ पे अभी क्या बोलोगे, क्यूटेनियस लंग्स ब्रैंकियल सिस्टम बोलोगे, ठीक है, मतलब स्किन भी तो है, स्किन के पास भी तो ऑक्सीजन इंटरेक्शन कर रहा था, इमेज में दिखाया था मैंने। तो आपको बस ये समझना है कि हार्ट दो बार ब्लड को ले रहा है। ठीक है, अब हम जब ये बॉडी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉडी के बाहर है हार्ट या लंग्स, सब कुछ आ गया बॉडी, मतलब लंग्स भी बॉडी में है। और बस कहने का मतलब ये है कि ये लंग्स जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बैठा हुआ है, उसने ऑक्सीजन मिला दिया, अब ब्लड हो गया ऑक्सीजन रिच। अब ब्लड का मेन काम है बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई, और भी बहुत सारे मेन काम, लेकिन आप जनरल देखोगे तो जो भी आप खा रहे हो उसके डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जा रहा है, और जो भी आप रेस्पायर कर रहे हो वो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन सारे सेल तक पहुंच रही है। तो ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये फिर से कहाँ गई, हार्ट में। ओके, फिर से गया ब्लड हार्ट में, वेंट्रिकल में। तो आने के लिए जब बॉडी से आया था तो एक ऑरिकल, जब लंग से आया तो दूसरा ऑरिकल, तो दो ऑरिकल हो गए आने के लिए, एक बॉडी से लेके आ रहा है, एक लंग से ऑक्सीजनेटेड लेके आ रहा है। तो जो बॉडी से लेके आ रहा है वो क्या लेके आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया। जो लंग से लेके आ रहा है वो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया। क्लियर? तो ब्लड फिर से पंप होगा, हार्ट ने दोबारा पंप किया, अब वो कहाँ जाएगा, बॉडी में। तो बॉडी में कौन सा गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? तो दो बार हार्ट में आया ना, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आया, एक बार ऑक्सीजनेटेड आया। अभी समझ में आया क्या, दैट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी अब क्या बाकी रह गया, इसके मॉडिफिकेशन, हार्ट के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी, हार्ट के अंदर के चैम्बर, ऑरिकल वेंट्रिकल प्रॉपर, हम लोगों तक आते आते क्या है कि सब अलग अलग है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड अलग जा रहा है। और ये जो आपको पर्पल सा कलर दिख रहा है रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना। ये कैपलरीज हो, फाइन कैपलरीज, जहां पे ऑटो CO2 का एक्सचेंज चल रहा है, बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां तक आ गए अपन। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, ये था 2 चैम्बर, ये है 3 चैम्बर। सबको क्लियर है ये बात? तो दो एट्रियम है, एक वेंट्रिकल, 3 चैम्बर हार्ट में, दो ऑरिकल या एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेनस, वेनस है। अभी ये मिक्स हो रहा है बेटा, देखो अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम क्या ये कर रहा है, ये चला गया तुम्हारा, इधर हम लंग्स लिख दे, तो ये हार्ट से लंग्स में ले जा रहा है और ये लंग्स से ऑक्सीजन को इधर वापस ले आ रहा है। ओके, तो जब हार्ट से लंग्स को लेके गया तो इसका मतलब बॉडी ने सारे ब्लड को भेजा था, तो बॉडी ने इसमें भेजा, राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम से वो कहाँ गया, वेंट्रिकल, नीचे जाएगा। ओके, और वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, ये वाली जो आपको एरोटा या आर्क दिख रही है, बस अभी आप ऐसे समझो कि जो ब्लड वेसल दिख रही है उसके थ्रू ये जा रहा है लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन लेके वो कहाँ आया, फिर से लेफ्ट एट्रियम में अब आया। ये राइट एट्रियम था, ये लेफ्ट एट्रियम, ये सिस्टम आ चुका है। फिजिक्स के केस में ये सिस्टम नहीं था, बॉडी से ऑरिकल हार्ट में आ रहा था, हार्ट से गिल में, गिल से पूरे बॉडी, ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही थी। तो ब्लड कभी भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के लिए हार्ट में नहीं आ रहा था, हार्ट को अपना जो चाहिए वो चीज तो आएगा। ओके, ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ आया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से अब पंप हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, बॉडी। इज इट क्लियर? हम्म, हम एक बार सीक्वेंस लिख रहे हैं, अब समझो इसको, बॉडी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम पूरा नहीं लिखना, आप पूरा लिख ले, ठीक है। देन कहा गया, राइट एट्रियम, RA, देन कहा गया, वेंट्रिकल,
देन कहाँ गया, अभी हम डायरेक्ट लंग्स लिख रहे हैं ताकि आपको बस ऐसे ही रहे लंग्स, ठीक। लंग्स क्योंकि वो सब एयर प्रेशर से वहां पे मेंटेन रहता है, सबसे ज्यादा एयर वहीं पे है। एक्यूमुलेट होने वाली कैविटी बक्कोफेरेंजियल है और लंग्स की कैविटी है। स्किन तो इसी तरीके से डिफ्यूजन का मीडियम, ओके। फिर लंग्स, लंग्स से कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में अभी कौन सा ब्लड आ गया था, ये लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड है। अब गया ये वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में लेफ्ट और राइट नहीं है, बस यही आपको ध्यान रखना है, ओके। लेफ्ट और राइट नहीं है, एक कॉमन चैम्बर। फिर वेंट्रिकल से वो कहाँ जा रहा है, बॉडी में, ठीक है। तो ये वाला ब्लड कौन सा गया, ये मिक्स ब्लड गया। प्योर हम नहीं कह रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि सेम टाइम में ये पंपिंग पैरेलली चलती है, ठीक है। सेकंड में हो जाता है, जैसे अपना कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का, 0.8 एक सेकंड में नहीं लग रहा है उसको, इज इट क्लियर। तो ये सब चीजें कॉन्ट्रेक्शन एक साथ में कर रही, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो उस टाइम में यहाँ पे ब्लड जब पहुंच रहा है वेंट्रिकल में, अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, उस चीज को आप फोकस करो। ये जो वेंट्रिकल है, दिस इज नॉट राइट नॉट लेफ्ट, तो ये इधर से भी ब्लड ले रहा है, इधर से भी ब्लड ले रहा है। अब ये तो एक ब्लड का, एक ब्लड तो देके फिर एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है ना, सेम टाइम में चारों तरफ ब्लड है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी को कट करोगे तभी गर्दन से ब्लड निकलेगा, पैर से ब्लड ही नहीं निकलेगा। तो हर जगह ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लोज सर्कुलेटरी सर्किट बिछी हुई है। तो आप कहीं से भी कट करोगे तो उस जगह पे उस जगह का ब्लड है। और जब हम इस तरीके का फ्लो बताते हैं तो हम मान लें कि ए ब्लड मूव करा, तो ए ब्लड का मूवमेंट कैसा है, अगर हम उसको सेल से टिश्यू से ले रहे हैं तो वो कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ए ब्लड कहाँ गया, राइट ऑरिकल में गया, ठीक है। राइट ऑरिकल से कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल्स में कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होते ही वो ए ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। उसकी जो CO2 थी वो यही लंग से बाहर चली गई, जो वो एक्सहेल करा, ओके। तो CO2 कम हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल की अभी अगर वॉल बन जाएगी जैसे हम लोगों में है, तो क्या हो गया, ये इधर ऑक्सीजनेटेड चलेगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड चलेगा। समझ में आई बात, अबे ये वॉल नहीं है तो ये वॉल हम हटा दें। अब समझ में आया क्या सबको, तो ये क्या हो गया, मिक्स ब्लड हो। जब ये पंप होगा वेंट्रिकल से ही बॉडी में जा रहा है, वेंट्रिकल से ही लंग्स में जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस, अपने अपने कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, अभी जब वो लंग्स से तुरंत तुरंत ब्लड ज्यादा आ रहा है तो वो ऑक्सीजन रिच होगा, है ना बच्चों। क्योंकि CO2 जो लेके आया था ये ब्लड, वो CO2 यहाँ से एक्सेल में चला गया, तो CO2 का कंसेंट्रेशन डाउन हो गया, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई हो, और दोनों मिक्स है बेटा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्योर ब्लड नहीं होता है, दिस इज वेनस ब्लड। इसका रीजन सिंपल ये है कि वेंट्रिकल इज नॉट राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड चल रहा है। उसके बाद बॉडी में यूज किया, बॉडी के यूज करते ही सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो CO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा वहां, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाएगा, फिर से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, और दूसरे साइकिल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पहुंच चुका होगा। तो ये पैरेलल चलता है, समझ में आ रहा है, एक ही टाइम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है बॉडी में, एक ही टाइम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। इज इट क्लियर, समझ में आया। चलो अब आगे वाला, ये दोनों एक एक जैसे जैसे देखेंगे हम, फिर से ये इमेज लगाएंगे और आपको बताएंगे कि रेप्टाइल में क्या हुआ, मैमल्स में। अभी पोर्टल सिस्टम ब्लड में आ चुका था पहले भी, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, मतलब छोटे छोटे ब्लड बैंक। हार्ट के अलावा भी कोई ऐसी लोकेशन जहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। वन पेयर ऑफ किडनी अभी क्या है, मीजोनेफ्रिक, ठीक है। फिशेज में भी मीजोनेफ्रिक थी,
अभी आगे क्या आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे मेटानेफ्रिक आ जाएंगे। क्लियर, इवोल्यूशन हो रहा है किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ट के चैम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ब्लड की प्योर और इम्प्योर के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन होगा। दे आर मोस्टली यूरियोटेलिक। क्या होगा, एक्सक्रीटरी और मटेरियल यूरिया। बट टेल्ड एम्फीबियन और लार्वा आर अमोनोटेलिक। कॉन्सेप्ट वही है, वाटर में है, वाटर ज्यादा है तो एनर्जी क्यों यूज करें अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपली वाटर यूज कर लेंगे, ज्यादा यूरिन सिक्रेट कर देंगे, एक्सक्रीटा कर देंगे। इज इट क्लियर? तो एक्वेटिक में क्या होगा, अमोनोटेलिक, एंड टेरेस्ट्रियल में क्या है, यूरियोटेलिक। ओके, फ्रॉग के केस में क्या है, टैडपोल अमोनोटेलिक एंड फ्रॉग यूरियोटेलिक। क्लियर है? सब अलग अलग टाइप की चीज है, बस आप ये देखो आपको समझ में आ रहा है, सब लिंक चल रहा है, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर पहले भी देखा हमने, ओपनिंग भी देखी, क्लोइकल चैम्बर में ओपनिंग हो रही है, क्लोएका क्लोइकल अपर्चर से बाहर। ओके, तो इस तरीके से आपको दो किडनी दिखने लगी, पेयर किडनी लिखा था ना, वन पेयर, पेयर किडनी आ गई है, उसके पास प्रॉपर यूरेटर होगा, ट्यूब होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, डिपोजिशन होगा, एंड नर्वस सिस्टम उसमें इन्फ्लक्स जनरेट करेगा और उसके बाद वो रिलीज होगा। रिलीज होने के पहले वो कहाँ ओपन होगा, क्लोइका में ओपन होगा, एंड देन क्लोइका से ओपनिंग बाहर की तरफ। एलिमेंट्री कैनाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वही रेक्टम मुझे मतलब, चलो ये एलिमेंट्री कैनाल का एनस और क्लोइकल अपर्चर, ये इस तरीके से। ठीक है, ये ओपनिंग नहीं है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना। क्लियर बच्चों? क्लोइका समझ में आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। नाउ कम टू स्केलेटन। अब स्केलेटन में क्या चल रहा है कि कॉन्डाइल कौन सा है, गर्दन कितनी घूमेगी, ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो फिशेस क्या आती है, मोनोकॉन्डाइल। ठीक, यहाँ पे क्या रहेंगे, ये डाइकॉन्डाइल, टू कॉन्डाइल पे तो हम लोग की तरह इतना रोटेशन कर सकते हैं 180 डिग्री। स्केल हैज टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ओके, अभी रेप्टाइल में कैसा आ जाएगा, मोनोकॉन्डलिक आ जाएगा, बर्ड्स में कैसा रहेगा, मोनोकॉन्डलिक। तो वो सब चीजें कैसे है, हम लोगों की बॉडी, देखो हम चाहे तो पीछे घूम सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी को घुमाना पड़ेगा। सिर्फ स्केल घूम रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, भूत। ठीक, हॉरर मूवीज वाला, शायद मैंने लगाया अभी नहीं डाला। ठीक है, मैं डाल रही थी एनिमेशन, उसमें गर्दन रोटेट हो जाती। अ टिम्पेनम प्रेजेंट द रिप्रेजेंट द ईयर, ये कहानी बता दी मैंने। तो सेंसरी सिस्टम में आ गया, टिम्पेनम प्रेजेंट होगा, साउंड वाइब्रेशन वगैरह को फील करेगा, बाकी इन्वायरमेंटल वाइब्रेशन को भी सेंस कर सकते। ओनली 1 ईयर साइकिल, ध्यान रखना हमें क्या है, 3 ईयर साइकिल है, एक ईयर में, वो भी क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ ईयर बोन। ठीक, एक ईयर में 3 है, लेकिन हमारे पास 2 कान है, बच्चे गलती करते हैं। जब उसने पूछा ईयर्स तो मतलब वो 6 साइकिल्स के बारे में पूछ लिया, एक ईयर नहीं बोला ना। लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। तो 1 ईयर में 3 बोन होते हैं, मैम 6 बोन आंसर दिया है। जैसे अभी कल तुम लोग मैसेज कर रहे हो, वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, करते हो उस पर डिस्कशन। अप्रोप्रिएट, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट आंसर? तो ओनली 1 ईयर साइकिल कॉल्यूमेला स्टेप्स इज प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। तो एक साइकिल को अपन अभी क्या बोल रहे हैं, स्टेप्स, और साइकिल कॉल्यूमेला मतलब ईयर बोन। डॉर्सल एंड पेयर्ड olfactory sac, olfaction is related to smell। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, देखो पहले था इनर ईयर जहां पे स्टेटोसिस्ट स्टेटोलिथ की बात हो गई थी, फिर आया मिडल ईयर, अब आ रहा है ओसाइकस की बात हो रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैमल्स तक क्या आ जाएंगे, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना भी आ जाएंगे। फनेलिंग का काम कर रहा है, बाकी तो एक्सटर्नल ईयर कोई साउंड की लिसनिंग में नहीं रोक रहा है, ये क्या कर रहा है, फनल कर रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ से सारी आवाजें अंदर जाए, उस तरीके से। आईज हैव आईलिड्स, निकटेटिंग मेम्ब्रेन और आईलिड्स आ जाएंगे। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स में चल रहा है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, 10 पेयर क्रेनियल, 10 पेयर मतलब टोटल कितनी होंगी, 20। ये छोटी छोटी चीजें बार बार बताते हैं, हम लोगों में कितनी होती है, 12 पेयर, मतलब टोटल कितनी है, 24।
एक लेफ्ट साइड की बॉडी में जा रही है, एक राइट साइड की, क्योंकि सिमेट्री बॉडी की बायलैटरल लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन लार्वा। जो वाटर में है उसके पास लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होगा। क्या काम करता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, फटाफट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन? जल्दी बताओ, 5 मिनट का ब्रेक दे देंगे हम दोस्तों से मिले। क्या बेटा? वाटर करंट और वाइब्रेशन को सेंस कराता है, और मॉडिफाइड जब होता है तो वहां पे केमिकल रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन को भी सेंस करा सकता है। लेकिन अगर पोर्शन आपको लेना है तो दैट इज वाटर करंट वाइब्रेशन। जो वाटर बॉडीज के अंदर वाइब्रेशन है उसको सेंस करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डाइकोटोलिक बताया मैंने। तो डाइकोटोलिक के केस में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये जो सर है ये आपका ग्लोब की तरह है। इस ग्लोब को एक नोक पे रखा गया है तो ये पूरे 360 रोटेट करेगा। इसको दो नोक पे रखा जाएगा तो ये 360 रोटेट नहीं करे। तो यहाँ पे आप देखो, अब हम जो मार्क कर रहे हैं उसको देखना। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 1 एंड 2, ओके। फिर ये वर्टिब्री कॉलम भी इस तरीके से अटैच होता है, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को शो करता है। यहाँ पे भी देख लो, सैलेमेंडर का है ये, ऑक्सीपिटल कंडाइल 2 दिख रहा है, यहाँ पे फ्रॉग का दिख रहा है, ठीक है। ये स्कल वाले, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को शो करेगा। ये आपको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दिख रही है। आईलिड आ चुकी है लेकिन आईलिड मूवेबल नहीं, ठीक है। आईलिड मूवेबल होगी तो फिर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का नीड नहीं है, पलक आंखें बंद नहीं कर सकती, आंखों के ऊपर एक कवरिंग लगा, ठीक है बच्चा। तो वो होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, और ये शो कर रहा है आईलिड को, ठीक है। ये आपको स्किन दिख रही है, स्किन पे म्यूकस ग्लैंड्स दिख रही है, सिक्रेशन दिख रहा है, एंड ये वाली जो है आपकी, ये सब पॉइजनस ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड, ठीक। जैसे आपने रेप्टाइल्स के तो बहुत सारे केसेस निकल जाते हैं अपन को कि खाने पीने की चीज में छिपकली गिर गई, हॉस्टल के खाने में छिपकली मिली, एक फूड पॉइजनिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो क्यों, क्या हो गया, क्या गया उनके अंदर से? उनके स्किन के ऊपर ही क्या है, पॉइजन है, ठीक है। वहां पे जहरीली लेयर है पूरी, तो वो अगर जाएगी तो जहर ही तो गया। दूध ढक के रखने वाली चीज, कई बार, एक बार एक केस आया था यूपी साइड में, तीनों बच्चे मर गए थे, तो बाद में पता चला उसके अंदर छिपकली थी दूध के अंदर। अब दूध कैसा होता है, ऊपर से डाला दिया डाला दिया, तो कोई भी चीज गिरी है तो वो अंदर नीचे होगी ना, तो वो तो दिखाई देने। दैट्स वाई ये सब खाने पीने की चीजों को ढक के रखना चाहिए। तो कहीं का केस था कि तीनों बच्चों की डेथ हो गई थी, वो सिंपल एक वजह से। अब वो तो जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये सब चीजें क्यों? क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर ही पॉइजन, पॉइजनस ग्लैंड, ओके बच्चा। नाउ रिप्रोडक्शन पे है, तो रिप्रोडक्शन में हमें ध्यान रखना है, दे आर डायोसियस, सेपरेट है सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, वाटर की नीड है कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन द वाटर। मतलब मेल मेल गैमेट को रिलीज कर देगा, फीमेल फीमेल गैमेट को रिलीज कर देगा, एंड उसके बाद फॉर्मेशन, फ्यूजन, जाइगोट, डेवलपमेंट, लार्वा और एडल्ट। अब ये सब तो बहुत पुरानी कहानी होगी, इन सबसे तो किसी का कोई क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। बट सम एनिमल शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसे भी होंगे जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे उनमें मोस्टली क्या आपको दिखेगा, ओवीपेरी दिखेगा, ओके। जिनका एग बाहर रिलीज हो गया है और बाहर फ्यूज हुआ है तो उसमें हम ओवीपेरिस की तो बात ही नहीं करेंगे, मेल गैमेट ही बाहर आ गया। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद वो बेबी बॉर्न कर रहे हैं या वो एग लेज कर रहे हैं, फर्टिलाइज्ड है, तो उस केस में ये क्या होंगे, ओवीपेरी, विच ले देयर एग्स इन वाटर। फिर भी वाटर की नीड रहेगी।
तो इस केस में पेरेंटल केयर भी आएगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा, tadpole larva in frog, axolotl larva in salamander। तो आपको रिप्रेजेंटेटिव ध्यान रखना, ठीक है। ये रेप्टाइल्स जैसा दिखता है इसलिए सैलेमेंडर के एग्जांपल्स कंफ्यूज करते हैं। सैलेमेंडर लार्वा डेवलपमेंट को शो करता है, एक्सोल्टल उसका लार्वा होता है, एंड फ्रॉग तो जगत जाहिर है टैडपोल लार्वा। अगर आया भी गलती से मैच द कॉलम तो पक्का चारों ऑप्शन में हो, तो इसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, पता भी हमें। तो ये बहुत ही प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस को शो कर रहा है। एडल्ट लेस फर्टिलाइज एग दिखा रहा है, हैच इनटू द स्मॉल फिश लाइक लार्वा। लार्वा हुआ, लार्वा फीड करता है एक तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे, मतलब जो आपके प्रोटिस्टा वाले एल्गी वगैरह आपने पढ़े ना, उन पे फीड करता है। दूसरा खुद की टेल से मेटामॉर्फोसिस को शो करेगा, और धीरे धीरे जब टेल से एडल्ट की तरफ जाएगा तो वो टेल को डिजेनरेट करता जाएगा, और लिम्स के फॉर्मेशन तो पहले यही लार्वल स्टेज में दिखेंगे। ओके, एज इट बिगिंस मेटामॉर्फोसिस द टैडपोल ग्रोज हिंड लिम्स। पहला जो पैर बनता है, ये सब क्वेश्चन होते थे पहले, अब तो नहीं आने वाले, लेकिन पहले ये सब क्वेश्चन होते, दोनों पैर के कंपैरेटिव, दोनों के बोन के कंपैरेटिव, दोनों का जंपिंग कंपैरेटिव, दोनों का वेब, बहुत सारी क्वेश्चंस आते थे। अब तो आपको बहुत कम रेंज में। After both pairs of limbs are complete and the animal has exchanged its gills for lungs, एडल्ट में आ रहा है तो गिल से लंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। द फ्रॉगलेट क्रॉस इनटू ऑनटू लैंड, मतलब फ्रॉग बनने के पहले वो लैंड के आसपास क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। द फ्रॉग रीजॉर्ब्स द रेस्ट ऑफ इट्स टेल एंड कंटिन्यू टू ग्रो। अब ये फूड इससे भी ले रहा है, ठीक है, यहाँ से भी लेने लगता है। जब डेवलप लिम्ब के फॉर्मेशन तब पैरेलली टेल इसका रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, और एडल्ट में हमें कोई टेल नहीं। फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब। अब एग्जांपल, इक्टोफिस याद रखना बेटा, दिस इज लिम्बलेस। जो आपको स्टार्टिंग में मैंने हिस्टोरिक एम्फीबियंस दिखाए, ठीक है, या हिस्टोरिक भी छोड़ दो आप, इसको रेप्टाइल्स के साथ ध्यान। इक्टोफिस देखो इमेज लगाई है ये मैंने, तो ये कैसा आपको शो कर रहा है, इट लुक्स लाइक, या तो आप अर्थवर्म से कंफ्यूज कर दोगे, लेकिन अर्थवर्म का कलर रेंज आपको पता है, स्किन की अपीयरेंस अलग थी, यहाँ पे स्किन वगैरह में मॉडिफिकेशन हो गया है, अंदर स्केलेटन है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक। तो वो सारे काफी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन किसके साथ कंफ्यूजन होता है, रेप्टाइल के साथ। तो ये एम्फीबिया है लेकिन लिम्ब एब्सेंट है, और ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, मार्क कर लेना। सैलेमेंड्रा या सैलेमेंडर, ये भी रेप्टाइल्स की तरह दिखते हैं। राना टिग्रीना, ये तो साइंटिफिक नेम छोटे से भी याद होगा शायद आपको, राना। एंड बुफो, ठीक है, टोड को बुफो कहते हैं, एंड राना टिग्रीना इंडियन फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है। कॉमन टोड, टोड इसमें क्या है, पॉइजनस है। एंड देन ट्री फ्रॉग, ये मैच द कॉलम के क्वेश्चन होते हैं बेटा, कॉमन नेम वाले, ठीक है। इंडियन बुल फ्रॉग बोल रहा है तो राना टिग्रीना, ट्री बोल रहा है तो हाइला, जंपिंग, इसके ये सबसे ऊंचा कूदता है। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट है, कौन सा बड़ा है, कौन सा पॉइजनस है, ठीक है, बहुत रेंज ऑफ एग्जांपल्स आते हैं, बट आप देखना कहीं पीवाईक्यूज में जो मिलेंगे उसको आप कर लेना, ओके। बाकी इतने एग्जांपल्स आप ध्यान रखो। एक तो फिर एक तो ये देखो पेरेंटल केयर को भी शो कर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक? ये लार्वा डेवलपमेंट, लार्वा बड़ा, लार्वा डेवलप हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को फीड कर रहा है, उसके बाद ये एडल्ट हुआ, एग लेस किया, उसके बाद ये एग को पेरेंटल केयर कर रहा है, एक तरीके का हैचलिंग कर रहा है, एंड उसके बाद ये ग्रो हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ऑर्डर तक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेढक जब आप पढ़ते हो तो आप ऑर्डर तक आपको जाना पड़ता है, तो जस्ट आप ये तीन नाम नोट कर लो, यूरेडेला, एन्यूरा एंड जिम्नोफियोना, लास्ट में लिख लेना, बाकी ये सब क्लास छोड़ दो, लास्ट में लिखना। ऑर्डर 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, यूरोडेला, एन्यूरा, जिम्नोफियोना, ठीक है। यूरोडेला आपका सैलेमेंडर,
यूरेडेला में आ गया। सी सीवियर, जो भी आपने इक्टोफिस वाला देखा, मतलब लिम्बलेस, लिम्बलेस वाले यहाँ है। एंड क्रॉप टॉप जान ही रहे। एक एक इनके अलग नाम होते थोड़ा। यूरोडेला के लिए एक टर्म और लिख लेना, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मत करना, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा। यहाँ दिया है एनुरा, एनुरा के लिए लिख लेना सेलिनेसिया, सेली ए ए सेलेंसिया, ओके। जिम्नोफियोना के लिए एपोडा, एपोडा तो इजी है, जिसके पैर नहीं, लिम्बलेस। एपोडा, सेलेंसिया एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इस सेलेमेंडर को सिलेमेंडर उसको रिप्रेजेंट करेगा। लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे और थोड़ा लुक्स इनकर गिरगिट वगैरह जैसे हो जाए। फिर आपको जो मेन दिख रहा है वो तो है एनुरा या सेलेंसिया। हो गए एग्जाम्पल, एक एक नोट कर लिया। और ये वाले वो है आपके जो प्रिमिटिव थे, लोबल फिन और लोब से डेवलप होते हुए हिस्टोरिक थे और सब एक्सटिंक्ट हो गए यार। एनसीईआरटी नोट करके रखोगे कि फिजिक्स के ऊपर क्या एडवांसमेंट है, क्या एडॉप्टेशन है जो फिश के ऊपर, मतलब फिश से इवॉल्व